चलो ठीक है, देखते हैं अभी ज्वाइन करेंगे, उनकी मर्जी। तो वही लिखा देखो यहाँ पर, इफ गैसियस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेल रिएक्शन इट्स कंसंट्रेशन टर्म इज रिप्लेस्ड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ में आया? अगर आपको गैस भी दिया है तो आपको गैस का पार्शियल प्रेशर लिखना है। अभी देखो इसमें कैसे किया जाता है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब समझाया है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आपको नर्न्स इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप सबसे पहले ई नॉट सेल निकालो। इसमें जो भी स्टेप दिए हुए, ठीक है, सबसे पहला काम तो वैसे तो ई नॉट सेल निकालो, उसके बाद इक्वेशन को लिखो। आपको हमेशा वो लोग किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने कौन से फॉर्म में दिया, ये देखो सेल, आपको सेल फॉर्मूला दिया है ना, सेल का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सेल फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है कैथोड कौन, एनोड कौन, है ना। मैंने हमेशा आपको सिखाया कि जब कभी भी आप रिएक्शंस लिखोगे ना, आप रिएक्शन लिखोगे हमेशा एनोड का रिएक्शन सबसे पहले लिखना होता है। एनोड का रिएक्शन हमें पता है, एनोड कौन है, एनोड लेफ्ट में होता है, लोन करके मैंने याद भी कराया, मतलब एनोड ये, तो एनोड लिख दिया। सी डी से क्या बन जाएगा, सी डी प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑब्वियसली यही होगा, एनोड तो ऑक्सीडेशन करता है। उसके बाद आप रिडक्शन लिखोगे तो क्या होने वाला है, सी यू 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया। यहाँ तो कुछ नंबर मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं, ये तो सीधा ही कट गया। फिर ये एक रिएक्शन बन के आएगा, एक रिएक्शन बन के आ गया। अब इस रिएक्शन में आपको मिल गया प्रोडक्ट कौन, रिएक्टेंट कौन, कौन है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कौन, ये। इन दोनों को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। याद रखना, जो भी सॉलिड स्टेट में होता है उनको हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं ना ही लिक्विड को, ठीक है। हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस को और गैसियस स्टेट को। तो प्रोडक्ट जब आप लिखने जाओगे तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो भी लिखोगे। तो प्रोडक्ट में सिर्फ कौन है, सी डी प्लस 2, रिएक्टेंट में कौन है सिर्फ सी यू प्लस 2, क्योंकि ये लोग एक्वस फेज में। इसीलिए देखो जब इसका नर्न्स इक्वेशन लिख, और यहाँ से एन भी मिल गया, हमने कट कितने किए थे, 2, एन की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको पहले ये पूरा रिएक्शन, ये ऐसा दिया होगा इस फॉर्म में, आपको पहले उसका ये दोनों रिएक्शन लिखने। सबसे पहले आप एनोड का रिएक्शन लिखोगे, फिर कैथोड का रिएक्शन लिखोगे, फिर उसमें आप नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, और फिर आपके जो भी यहाँ से कट हुए इलेक्ट्रॉन्स, उससे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हालांकि इसमें एक स्टेप नहीं दिखाया, सबसे पहला काम होता है आपका ई नॉट सेल निकालना, ठीक है। ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। कहाँ से पता चल जाएगा, वो भी इसी से पता चल जाएगा, कैथोड कौन है एनोड कौन, है ना। यहाँ से पता चल गया कॉपर कैथोड है, सी डी एनोड है, इसकी वैल्यूज दी रहेगी। ई नॉट सेल निकल गया। फिर ये जो मैं अभी सिखा रहा हूँ वो सब, तो यहाँ से ये मिल गया, एन मिल गया, और ये तो दिया हुआ ही था 0.0592, और लॉग द बेस, ऊपर कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट में सिर्फ ये लिखा, रिएक्टेंट में ये है, ये लिखा। इनकी एग्जाम में आपको वैल्यू दी रहती है, इसका कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी रहेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी दी रहेगी। तो सिंपली आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। देखो लिखा भी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स आर टेकन टू बी यूनिटी, आर टेकन टू बी यूनिटी यानी 1। समझा इतना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एकदम सिंपल। ओके, फिर इन्होंने बोला कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, उसके बाद सिर्फ सिंपली कैलकुलेट करना है। अभी इन्होंने शायद दूसरा कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, इन्होंने दूसरा तरीका, ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है। देखो एक्चुअली है ना, वो आपको दो तरीके से दे सकते हैं। या तो एक कंप्लीट सेल का क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट सेल मतलब उसमें दोनों होते हैं, कैथोड एनोड सब होता है, राइट। तो जब आप उसमें जब आप निकालोगे वो ई सेल होता है, यानी वो आपका क्या है, सेल पोटेंशियल। बट कभी कभार क्वेश्चन वो लोग क्या पूछते पता, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड देते, एक ही इलेक्ट्रोड दे देते। अब वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो जब आप सिर्फ एक ही आपको दिया हुआ है, हाफ सेल दिया हुआ है, तो उसका जो आप पोटेंशियल निकालने वाले वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑब्वियसली वो सिर्फ एक है ना, एक से कभी कोई सेल बनता ही नहीं है। सेल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो चाहिए, है ना, दोनों हाफ सेल चाहिए तब जाके सेल बनता है पूरा। तो जब दोनों दिए हैं तो वो हो गया सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना। जब सिर्फ एक ही दिया है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे देखो वही है, ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक मिनट। रितेश, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए प्लीज, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए।
चलो ओके। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी देखो इन्होंने क्या दिया है, कोई एक इलेक्ट्रोड दिया है। जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने आपको रिएक्शन वापस दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल फॉर्मूला दिया, ये यही से पता चल गया क्या हो रहा है, क्या है Zn+2 से किस में जा रहा है Zn, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट, गेन कर रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो इसका रिएक्शन लिख लेंगे, क्या Zn+2 से क्या बन रहा है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा जिंक, ये सॉलिड होगा या एक्वस होगा, हमारा रिएक्शन इधर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन हो नहीं सकता क्योंकि एक ही दिया है। ठीक है, यहाँ से हमारा एन क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो वापस फॉर्मूला वही यूज करना है, ई सेल ई नॉट जिंक, ई नॉट जिंक आपको वापस दिया होगा। ई नॉट जिंक क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का, हम जो निकालने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। फिर वापस वही फॉर्मूला 0.0592, नीचे एन आ गया, सॉरी नीचे 2 आ गया। और देखो इस बार प्रोडक्ट में कौन है, इस बार हमारा जिंक, और वो सॉलिड में, सॉलिड को हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं 1, देखो 1 है। और इस तरफ क्या है एक्वस में, तो इसका कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और वो दिया रहेगा, तो इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, इसी को उन लोग टर्न भी कर सकते हैं, आपको पता है लॉग में प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे माइनस है ना राइट, अगर मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊं तो यहाँ पर प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाती है। देखो क्या किया उन्होंने, ये भी सही है, तो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। देखो इसी फॉर्म को उन्होंने ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिंक को ऊपर लेके आ गए, जिंक को ऊपर लेके आया तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पर क्या आ गया प्लस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो दोनों ही सही है, समझा? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, सिंगल इलेक्ट्रोड दिया। तो अभी इस पे आप क्वेश्चन करो तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। आई थिंक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हालांकि लंबा चौड़ा होता है, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले इसको मैं हाइड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, यानी आपको ई सेल निकालना है, सिंपल सा वोल्टेज ऑफ द सेल, है ना। Sn से Sn+2 हो रहा है, तो मतलब उन्होंने पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, Sn से Sn+2, उसका कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस से Ag हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इसका भी दिया है, इसका भी दिया है। तो इससे पहले आपको पता चलता है, हालांकि रिप्रेजेंटेशन से ही पता चल गया आपको कैथोड कौन है एनोड कौन, और उससे भी नहीं पता चलता है तो आप वैल्यू से भी पता कर सकते हो, आप वैल्यू से भी पता कर सकते हो, है ना, हमें वैल्यू से भी पता चल ही जाएगा। वैल्यू देखो 0.8 है और एक माइनस में, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो रिडक्शन करता है, वो कैथोड होता है, उससे भी पता चल जाएगा। सबसे पहला काम आपको इन दोनों यूज करके आप सबसे पहले ई नॉट सेल निकालोगे, इस ई नॉट सेल निकल गया, उसके बाद इस रिप्रेजेंटेशन की मदद से, सेल रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप रिएक्शन लिखोगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना। पहले सबसे पहले एनोड का रिएक्शन, फिर कैथोड का रिएक्शन, फिर उसमें अगर कोई मल्टीपल करने की जरूरत है तो मल्टीप्लाई करके वो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालने, है ना, हमें कट करने होते हैं दोनों को, तो हमारे नेट सेल रिएक्शन में अपीयर नहीं होने चाहिए, तो वहां से एन भी मिल जाएगा और आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने ब्रैकेट में दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से आप पूरा यूज करके निकालो। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, निकाल लोगे? यस सर। Yes, sir. फिर चेंज हो गया, नहीं नीचे टच होता है ना इसकी वजह से, एक मिनट बेकार है। चलो अरे यार, तो काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर सॉल्व करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। जिसका अभी नहीं हुआ आया, वो लोग होमवर्क करके बताना मुझे, अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए प्लीज। चलो सॉल्व करो।
पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, आराम से सॉल्व करो, सही आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। किसी का आंसर आए तो वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम तो आप लोग की खत्म हो गई है, किसी का आया क्या?
काफी टाइम हो गई, किसी का सॉल्व हुआ प्लीज रिप्लाई। एक आंसर आया है, रुक जाओ कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो आप लोग वापस घर पे करोगे, गिवन टाइम में नहीं हुआ है तो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। प्लीज़ अभी ध्यान दो स्क्रीन पे, मैं बताने वाला हूँ। प्लीज़ अभी आप जो सॉल्व कर रहे थे उसको रख दो साइड में, ठीक है। आंसर इज 8, देख सकते हो आप, आंसर ये है। यतीश आपका आंसर सही है अगर आपने निकाला वैसे तो, ठीक है। 8679 इसका आंसर है, और 868 भी आया तो सही आंसर। देखो क्या करना था, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपने निकाल दिया होगा, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन है, कैथोड हमारा सिल्वर है, राइट। सिल्वर का कितना पोटेंशियल है, 0.8 माइनस एनोड, माइनस के साथ ही लेना है, वरना ऐसा मत के प्लस ले दिया, माइनस 0.136, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा वो करो पहले। सबसे पहले तो जो भी आंसर आया यहाँ दिख रहा है मुझे, मैं तो यहीं से बता रहा हूँ, 0.936, ठीक है, 0.936 आ गया। ओके, उसके बाद अगला काम क्या करोगे, उसके बाद रिएक्शन लिखोगे। सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, एनोड का रिएक्शन। तो एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया वही इसी से बता देता हूँ। एनोड का रिएक्शन लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलता है। उसके बाद हमने कैथोड का रिएक्शन लिख लिया। उसके बाद हमें पता चला यहाँ 2 है या एक ही इलेक्ट्रॉन, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। थ्रू आउट हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। क्यों, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली सब जगह 2 आ जाएगा, तो इसके आगे भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा, 2 2 कैंसिल। तो अभी नेट रिएक्शन में एस एन, यहाँ 2 है तो 2 Ag प्लस, ये एस एन सिर्फ एस एन, और यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन ऐसा दिखेगा। अब नेट में भी हमें पता है, हमें सिर्फ किसको इसको यूज करना नहीं है, इसको यूज करना नहीं है, ये दोनों सॉलिड है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन है, ये रिएक्टेंट ये है। पर रिएक्टेंट जब लिखोगे उसको रेस टू 2 लिखना पड़ेगा, क्यों, उसके आगे कोएफिशिएंट है, उसके आगे कोएफिशिएंट 2 है, ये भी ध्यान रखना है। ये देखो उन्होंने इसी तरह से लिखा है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 अपॉन 2। 2 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से कट किए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आ गया, है ना। उसके बाद log टू द बेस 10, प्रोडक्ट में कौन है आप देख सकते हो, एस एन, उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख रहे थे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एजी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। log 2 कितना होता है, 0.3, ठीक है। log 2 कितना होता है, 0.3। मैं आपको log की वैल्यूज भी लर्न करवा दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ वो भी, या अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। log की वैल्यूज लर्न करनी होती है हमें, ईजी हो जाता है उससे। हालांकि आप लोगों को जरूरत नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में जरूरत होती है, बट फिर भी मैं सिखा दूंगा। अभी तो कॉलेज लेवल पे तो आपको लॉग बुक से ही करना है, बट एंट्रेंस एग्जाम में नहीं दिया होता तो इजीली हो जाता है। तो log 2.3 होता है, 0.3010 होता है एग्जैक्ट, बट 0.3, ठीक है। तो 0.3 आ जाएगा, नहीं 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 0.3 नहीं आएगा, सॉरी, ऊपर इधर रेस टू 2 भी था, ओके, तो यहाँ पे गलत कर रहे हैं। तो ऊपर है 0.02 और नीचे है, नीचे कितना है, 0.01 का स्क्वायर है, तो 10⁻² का 10⁻² का स्क्वायर है, तो 10⁴ हो जाएगा। तो ऊपर है 2 × 10⁻², नीचे क्या है 10⁻⁻4। जब ये कैंसिल होगा तो इधर कितना बचेगा, 10⁻², वो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर 200 आएगा। तो ऊपर 200 आ गया, 200 कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 200 की लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × log 100, log 100 कितना, 2 2 2 प्लस 0.3, 2.3 समथिंग आएगा, 2.3 वही आया, देखो 2.3 आया है ना, 2.3 आ जाएगा। आप सोचोगे मुझे कैसे निकालना है, मेरे को आता है वो ट्रिक, मैं आपको भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो 2.3 आ गया, ठीक है, तो 2.3 आ गया, और ये तो था ही हमारे पास 0.0592 अपॉन 2। इसको भी आप पूरा सॉल्व करो, ये पूरा सॉल्व करोगे, इधर एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, उसको इससे माइनस करो, आंसर आ जाएगा। समझा, हाँ सर। Yes. ठीक है। हाँ, तो लॉग की वैल्यू निकालना, मुझे लॉग की वैल्यू निकालना भी आता है, ठीक है, बिना लॉग बुक, आपको भी सिखा दूंगा मैं।
अगर ध्यान दोगे तो आ जाएगा, ठीक है? अभी नहीं, फिलहाल नहीं, बाद में। फिलहाल पहले ये तो सीखो, वरना क्या है एग्जाम में भी जबरदस्ती यही मैंने जैसे सिखाया वही करके आ जाओगे। और एंट्रेंस, वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है, आप बोर्ड्स में नहीं कर सकते कि खुद से ही लिख दिया डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? पूरा सीक्वेंस समझ में आया किस तरह से पूरा सॉल्व करना होता है? सबसे पहले ए नॉट सेल निकालोगे, हालांकि इन्होंने बाद में निकाला, मैं तो बोलूंगा आपको पहले निकालो। ई नॉट सेल निकाला, उसके बाद रिएक्शन लिखोगे एनोड का, फिर कैथोड का, फिर उससे नेट सेल रिएक्शन आएगा, उससे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, उससे आपको रिएक्टेंट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है, उनके आगे कोएफिशिएंट क्या है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और फाइनली उसको पूरा सॉल्व करके निकालना है आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर। Yes, पक्का sir. क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो फिर इतने लोगों का हुआ क्यों नहीं? इतना टाइम दिया मैंने, ऑलमोस्ट 6 मिनट। कहाँ पे अटके फिर आप लोग? जो लोग भी अटके, कहाँ अटके? कहाँ कोई स्टेप रॉन्ग किया हो तो मुझे बताओ, या आप लोग इसी सीक्वेंस में जा रहे थे? कैलकुलेशन में टाइम लग गया सर। कैलकुलेशन में टाइम लगा? कैलकुलेशन। आयुष कहाँ तक पहुंचे हाँ थे सर, आप? हो गया, आंसर आ गया था। ऑलमोस्ट आ गया था? हाँ 0.86 आया है। ओके, आ गया था 0.68। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बढ़ा था तो हाँ, टाइम लगा थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वही इस क्वेश्चन में एक्चुअली टाइम लगता है, इसमें पेशेंस भी चाहिए। हाँ, इसको थोड़ा सा टाइम लेके इसको सॉल्व करना होता है, कम से कम 5 मिनट, आराम से पूरा 5 मिनट लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा। देखो, इसीलिए तो एंट्रेंस एग्जाम में इसमें इस क्वेश्चन को पूछा भी नहीं उन्होंने। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ना, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली पूछना चाहिए था, इसमें थोड़ा टाइम लगे। उन्होंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना इजी। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में आता है वैसे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? और कैलकुलेटिव नहीं होता, ज्यादा हो जाता है फटाफट, पर फिर भी आना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, तो नहीं आया। तो फ्यूचर में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखो, आना चाहिए आपको। तो ये मैंने पूरा सीक्वेंस बता दिया। अभी देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस बार क्या निकालना है? इस बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। आपको क्लियर समझ में आ रहा है? एक ही दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पहले से दिया हुआ है, कितना है? -0.76। तो स्टैंडर्ड है ना? आपको पहले से ही दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? इसका पोटेंशियल। मतलब आपको इस बार फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? इस बार आप ई सेल नहीं लिखोगे, आप इस बार लिखोगे ई जिंक इज इक्वल्स टू ई नॉट जिंक, फिर बाकी सब कुछ सेम, 0.0592 अपॉन n log to the base concentration of product upon concentration of reactant। फिर इसमें कौन क्या है, प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, वो सब आपको इक्वेशन लिख के समझ में आ जाएगा। तो आप ये होमवर्क करोगे, ठीक है? यस यस सर। सर। हाँ, तो आपको ये होमवर्क करके ऐसे तो करोगे नहीं, मुझे पता है। आसानी से कुछ लोग ही करते हैं, सब तो करते नहीं है, बट ठीक है चलो, तो आप कर लोगे कंडीशन रख के। मतलब तो यहाँ पर आपका नर्स इक्वेशन का ये टाइप खत्म होता है। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बट आपको सर ने शायद भेजे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या, हाँ सर, या बंद कर दिया सॉल्व करना? कर रहे सर। कर करो रहे उसको सर। solve। करो, दिन में एक दो भी करोगे तो चलेगा, करो, प्रैक्टिस मिलेगी। इस बुक में क्वेश्चंस नहीं है, कहाँ है क्वेश्चन? बस 2 क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें गैशियस वाला कुछ बताया ही नहीं इन्होंने। कहाँ है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें गैशियस दिखे, ताकि आपको प्रैक्टिस तो मिले, है ही नहीं। और लास्ट में भी कोई क्वेश्चंस कहाँ है? न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपको दोनों तरफ से फायदा होगा, एंट्रेंस एग्जाम में भी फायदा होगा और आपको बोर्ड्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए कर देना उसको सॉल्व, आपके ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद हाँ, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है यहाँ पर, ये वाला भी। तो नर्स इक्वेशन यानी ई सेल भी खत्म। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? एनीवन? एक वर्ड में बताना है, सिर्फ एक वर्ड है उसके लिए, एक वर्ड है, वो वर्ड जानना है। कितने लोग को पता ही नहीं होता है एक्चुअली, और आज एक्चुअली डिफिकल्ट है। पढ़ तो लेते हैं बट मतलब ही नहीं पता है क्या। फॉर्मूला पता है ना, बस हो गया। किसी को पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? अच्छा, पढ़ा है आप लोगों ने?
हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी? सॉरी एंट्रोपी नहीं, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, वो तो बता सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच? वही इंटरनल एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। कोई बता सकता है मुझे? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सोचो सोचो, ये खाली फॉर्मूले पढ़े हैं बस। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, खत्म। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मतलब क्या होता है इसका, बताओ। यही प्रॉब्लम है, अटक जाते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट बुक पढ़ते हो आप लोग? टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो नॉलेज आएगा। टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक। किसी को भी नहीं पता इतने में से? एनीवन, कोई भी एक तुक्केबाजी भी करो तो कोई तो होगा जो बता पाए। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? फॉर्मूला का डेल्टा यू और डेल्टा एच में क्या डिफरेंस है? इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी से पढ़ना। क्वालिटी वाइज पढ़ो, किसी को तो पता होगा। नहीं पता मतलब कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब किसी को नहीं पता। मैं बताता हूँ, दोनों का मतलब है। इसका मतलब होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये डिफरेंस है। दिस इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे भी याद रख सकते हैं, यूवी रेज, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो किसी सिस्टम को, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो भी चेंज मिलेगा दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है। डेल्टा यू का एक्चुअल फॉर्मूला होता है NCV/dt। ठीक है, सीवी क्या है यहाँ पर, फिजिक्स में भी आता है ये। और डेल्टा एच क्या होता है, NCP/dt। क्या डिफरेंस है दोनों में, सी और वी का? क्या है ये आपको वो पता है क्या, क्या बोलते हैं उसको? एक मिनट। हाँ, हीट कैपेसिटी पता है? वरना नहीं बता, तो हीट कैपेसिटी पता है क्या? नो सर। नहीं सुना? हीट कैपेसिटी नहीं सुना? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं सुना? फिर ज्यादा हो गया, फिर जान दो। तो वही है, ये एक्चुअली क्या है, हीट कैपेसिटी है। दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये होता है, वो जान दो। कोई अगर आपको अगली बार पूछे तो ध्यान रखो इसका एटलीस्ट, कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या डिफरेंस होता है। डेल्टा अभी के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम पढ़ाऊंगा ना आपको। फिलहाल पहले बोर्ड्स का खत्म करते हैं, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पढ़ाऊंगा ना तब समझाऊंगा ये सब। तो डेल्टा यू इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज डेल्टा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया? ओके। उसके बाद ये क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, ये तो बता दोगे। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी का मतलब स्पॉन्टेनिटी से समथिंग रिलेटेड। स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है, बराबर है। स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड, डेल्टा जी भी है स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड। मतलब क्या होता है, कैसे पता करते हैं? डेल्टा एस। एंट्रोपी का क्या मतलब है एक्चुअली? किसी को भी पता? डिसऑर्डरनेस। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। हाँ, डिसऑर्डरनेस तो पता है, बोलना चाहिए आप लोगों को। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होता है उतना ज्यादा एंट्रोपी होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कोई चीज सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रही है, कोई चीज सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रही है, तो उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से रैंडमनेस कहाँ है ज्यादा? गैस में। गैस किधर भी घूम सकता है, इधर उधर रैंडमली, इधर उधर कहीं पे भी घूमेगा। सॉलिड घूम सकता है क्या? सॉलिड एक ही जगह पर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एक ही जगह पर रहेगा। जितनी ज्यादा जिसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है, डिग्री ऑफ
डिसऑर्डरनेस बढ़ती है उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा बढ़ती है। सॉलिड से गैसियस जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, गैस से सॉलिड में आओगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगा। क्यों? डिसऑर्डरनेस कम हो रही है। ठीक है, इसी पे तो नीट पे क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, इतना समझना। ठीक है, छोड़ो सब ध्यान दो, बहुत डिटेल हो गया। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, अच्छा मुझे इतना बता दो, गिब्स फ्री एनर्जी इतना तो एटलीस्ट बता सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव जब गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन Non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ ध्यान रखना है इसका। डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो डेल्टा एस और डेल्टा जी उल्टा है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। इसको समझाना मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है, तो बेटर है सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखो तो ठीक है, बट फिर भी मैं मतलब समझाता हूँ आपको। इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करना तो इसका मतलब होता है यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन, कोई अगर आपको पूछे डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, यूजफुल वर्क डन को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, मैं इसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए, आपके पल्ले पड़ जाए या आपको डाइजेस्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात, नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, समझो। ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, या इंसान ही समझ लो, कोई इंसान है, ठीक है, इस इंसान के पास फिलहाल अभी एनर्जी कितनी है, ऐसे जब हाइपोथेटिकल है समझो, इसके पास, इस इंसान के पास फिलहाल एनर्जी है 600 किलो जूल। ठीक है, इसने काम किया, इसने काम किया बहुत सारा, और काम करने के बाद अब जब इसकी बॉडी की वापस हमने एनर्जी चेक की तो मेरे पास अभी इसकी एनर्जी, जब मैंने इसकी एनर्जी चेक की तो मुझे पता चला अब इसके पास 400 किलो जूल है। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होता है, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। फाइनल कितनी है 400, इनिशियल कितनी है 600, क्या आंसर आ गया माइनस 200। ये 200 क्या इंडिकेट करता है, यही होता है डेल्टा जी। ये 200 क्या इंडिकेट किया, क्या समझ में आया आपको इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि उसने 200 किलो जूल का काम किया है, 200 किलो जूल का काम किया है। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, गवाया उसने एनर्जी, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ठीक है, कि हम कभी भी आपने ये भी सुना होगा थर्मोडायनामिक्स में, हम स्टैंडर्ड वैल्यूज, हम डायरेक्ट वैल्यूज किसी की भी नहीं निकाल सकते। मतलब आप यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप एच कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप एच कैलकुलेट नहीं कर सकते, एस जी नहीं, सबका डेल्टा कैलकुलेट जरूर कर सकते, सबका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ में आया? वो है सेम, ऐसा मॉलिक्यूल के साथ भी है। समझो एक मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी पहले 600 थी, वही वापस, और थोड़ी देर बाद इस मॉलिक्यूल की एनर्जी 400 हो गई। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ने कितना काम किया, 200। देखो दुनिया में हर वो चीज अपनी पूरी एनर्जी कभी यूज नहीं करता है, अब यही उसका मतलब है। मतलब अगर इस मॉलिक्यूल के पास 600 एनर्जी है तो इसका मतलब ये है क्या वो 600 पूरा का पूरा यूज कर लेगा? नहीं, अगर 600 पूरा यूज कर लेगा तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, मर जाएगा। समझना है? मॉलिक्यूल के साथ भी यही है, नेचर का लॉ है, लॉजिक सी बात है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, समझो किसी इंसान के पास 2 करोड़ रुपया, ठीक है, समझो उसको दान करना है, तो क्या वो 2 करोड़ पूरा दे देगा? ऐसा कौन सा बेवकूफ इंसान है दुनिया में? ऐसा नहीं है ना, खुद के लिए भी तो रखेगा। जो वो दान कर रहा है वो डेल्टा जी है। सेम मॉलिक्यूल के साथ भी है, सबके साथ ऐसा ही है। अगर किसी इंसान के पास इतनी एनर्जी है तो क्या वो सारी एनर्जी यूज करेगा फिर खाना खाएगा? तो मर जाएगा ना। तो वही है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, बट वो अपनी सारी एनर्जी यूज नहीं करता। वर्क डन के लिए वो अपनी सारी एनर्जी कभी यूज नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करता है, और उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी है वो, इसीलिए बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का दूसरा नाम होता है यूजफुल वर्क डन। वो एनर्जी जो वर्क डन करने के लिए काम आती है, सारी एनर्जी हम वर्क डन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, sir. Yes. ये कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, ये किसी को समझाना होता है तो, बट थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। मैंने अभी आपको Yes. भी बोला, ज्यादा जो आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको लिंक करके समझाने की कोशिश की, बट इट्स ओके अगर आपको नहीं भी समझ में आए। ठीक है, ओके। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी कहाँ से आ गया? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए, ठीक है, आपको डेल्टा जी फाइंड करने बोलेंगे वो लोग। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आया तो मतलब है कि वो सेल जो आप यूज कर रहे हो वो स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव आया नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर दोनों आ सकते हैं वैल्यू, नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है।
दोनों हो सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? सिंपल, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट डेल्टा जी, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ई सेल। कैसे निकालोगे ई सेल? नॉर्म्स इक्वेशन को यूज करके। तो ये क्वेश्चन उससे भी बड़ा होगा, डेल्टा जी फाइंड करने बोला तो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डेल्टा, हम सबसे पहले तो ई सेल निकालेंगे। ई सेल निकालना इतना बड़ा प्रोसीजर है ना नॉर्म्स इक्वेशन का। ई सेल निकालने के बाद आपके पास एन होता ही है ना, एफ की वैल्यू हमें पता ही है 96500, और ई सेल की वैल्यू पुट करनी है, आगे नेगेटिव होता है, इससे आपको क्या मिल जाएगा? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। अब लॉजिकल है, आप ही सोचो, अगर आपका ई सेल, मैंने क्या सिखाया था आपको, ई सेल अगर आपका पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस आएगा। ई सेल अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस आएगा। अब आप ई सेल यहाँ पे पुट करो, अगर आपका ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा और अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपका डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव ही आएगा, आगे नेगेटिव है ना, हो गया ना स्पॉन्टेनियस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होना चाहिए और डेल्टा ई क्या होना चाहिए? डेल्टा ई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। समझा? हाँ सर। Yes, sir. सिंपल सा कंसेप्ट। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो वो लोग क्या पूछे। अगर वो लोग बोले स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, फिर तो बहुत आसान काम है। क्या है फिर? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वापस माइनस तो है ही आ गया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और हमें पता है ई नॉट सेल निकालना सबसे इजी काम है। ई कैथोड माइनस ई एनोड आ जाएगा फटाक से। समझा? एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, एक होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आपको पता ही है स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया हुआ है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, कोई भी वॉल्यूम, कुछ भी कहीं पे भी अगर आप फाइंड करो, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। सिंपल, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। आप देख सकते Yes, हो यही sir. लिखा है यहाँ पर। इसका डेरिवेशन भी है, अगले क्लास में मैं आपको इसका डेरिवेशन, देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप अगर आपको चाहिए तो देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी। देखो वर्क लिखा है कि नहीं लिखा है? वर्क लिखा है, देखो वर्क, मैंने भी आपको ही बताया था। अब वो कोई भी वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक वर्क, कुछ भी वर्क हो सकता है, वर्क होता है। वर्क डन, यूजफुल वर्क डन का मतलब हमेशा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है। अगेन कभी भी अब किसी को ऐसा मत बोलना कि वर्क डन का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रिसाइज होना चाहिए सब कुछ। क्लियर? यस सर। मैंने Yes, आपको क्वेश्चन sir. पूछा था पिछले क्लास में कि ई नॉट सेल इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव? इसका आंसर ये रहा, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंडिपेंडेंट। ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आंसर ये रहा। ठीक है, चलो बाकी काम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको एक होमवर्क है, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। बाकी कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट? नो सर। किसी को भी कुछ पूछना है? कोई भी डाउट सीईटी, नीट, जेई से रिलेटेड या कुछ भी पूछना है, क्योंकि आपका तो 7 महीने के अंदर अंदर ही है, तो कुछ भी पूछना है बिंदास पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डरिए बिल्कुल मत, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लास्ट मोमेंट पे